वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। 1 मार्च 1991 ऑस्ट्रेलिया। रेचल, एक 15 साल की लड़की को एक कॉल आता है उसके जान पहचान वाले इंसान से और फ़ोन पर उसे ये बताया जाता है कि उसके लिए एक जॉब ऑफर आया हुआ है और इस जॉब की जो पेमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होने वाली थी। पर इस जॉब की बस एक कंडीशन थी और वो ये थी कि जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता रेचल इस जॉब के बारे में किसी को नहीं बता सकती थी। और अब क्योंकि इस जॉब के लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे तो वो इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो इस जॉब के लिए दिए हुए लोकेशन में जाती है। पर वहां पहुंचने के बाद रेचल को ये पता चलता है कि उसके साथ एक धोखा हुआ है, एक बहुत बड़ा धोखा। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, कोई इंसान पीछे से एक इलेक्ट्रिक वायर लेकर रेचल का गला दबा देता है। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है, वो ये है कि ऐसा कौन था जिसने रेचल के साथ इतना बुरा किया और इन सब चीज़ों के पीछे का मोटिव क्या था, और यही जानेंगे हम आज की ट्रू क्राइम वीडियो में। रेचल बार्बर ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। अब जो रेचल थी वो बहुत ज़्यादा लकी या फिर बहुत ज़्यादा प्रिविलेज थी, क्योंकि उसकी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। वो रेचल को लेकर हर चीज़ में सपोर्ट किया करते। नाउ जो रेचल थी उसे बचपन से ही डांसिंग को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार था और वो हमेशा से यही चाहती थी कि अगर उसे लाइफ में कुछ करना है तो वो एज अ डांसर ही करेगी। और इसी चीज़ के चलते बहुत छोटी उम्र में ही उसने ये डिसाइड कर लिया कि उसे एक ट्रेडिशनल स्कूल नहीं बल्कि एक डांस फोकस स्कूल ज्वाइन करना है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे डांसिंग में एक बहुत अच्छा करियर बनाना है तो उसे एकदम बचपन से ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि रेचल की फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो वो उनकी बेटी की डिसीजन को मान लेते हैं, जिसके बाद रेचल डांस फैक्ट्री को ज्वाइन कर लेती है। अब डांस फैक्ट्री में रेचल की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। वहाँ पर फाइनली वो उन लोगों से मिल पाई जो उसी की तरह डांसिंग को लेकर एक पैशन शेयर करते थे। वहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त बने और यहीं पर मिलती है वो अपने बॉयफ्रेंड मैनी से। रेचल और मैनी दोनों ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे और इसके बारे में रेचल की फैमिली को भी पता था। अब तक हमारी कहानी में रेचल की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, पर तब आता है उसे एक ऐसा कॉल जो उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। इस दिन की शुरुआत बड़े ही नॉर्मल दिन की तरह हुई। रेचल अपने घर से निकलकर अपने डांसिंग स्कूल के लिए जाती है, जहां पर वो अपनी डांसिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रही थी। और स्कूल के ख़त्म होने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड मैनी के साथ स्कूल से चली जाती है। अब जब ये दोनों अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे तभी अचानक से ही जो रेचल है वो मैनी से शूज़ के बारे में बात करने लगती है। वो मैनी को लेकर एक शू के शॉप में जाती है और वहां पर उसे अपनी फेवरेट शू दिखाती है। वो ये कहती है कि उसे ये शू बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इस शू की बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। पर इसके साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि उसे एक तरीका पता है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकती है, और इन्हीं पैसों से वो इन जूतों को खरीदने वाली थी। और जो ये पैसे हैं वो रेचल को एक ही दिन में मिलने वाले थे। तो वो क्या करती है, वो इस शॉप के ओनर के पास जाती है और उनसे ये कहती है कि आप इस शू को रिजर्व करके रखो और मैं कल आके इस शू को परचेज करूंगी। तो जब ये सब हो रहा था मैनी को काफ़ी ज़्यादा शक हुआ, क्योंकि आखिरकार जो रेचल है वो खाली 15 साल की थी और आखिरकार एक 15 साल की लड़की ऐसा क्या काम करेगी जिसके कारण उसको इतने ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे। तो उसने इसी के बारे में रेचल से पूछा, पर रेचल का ये कहना था कि इस जॉब की एक कंडीशन है और वो ये है कि वो इस जॉब के बारे में किसी को नहीं बता सकती। वो बस मैनी को ये कहती है कि उसकी एक सीक्रेट फीमेल फ्रेंड है जिसने उसे ये जॉब ऑफर करी है। अब इस कन्वर्सेशन के बाद दोनों ही उस शू स्टोर से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद जो मैनी है वो अपने घर चला जाता है और जो रेचल है वो अपने सीक्रेट फीमेल फ्रेंड से मिलने जाती है जो उसे आज जॉब देने वाली थी। अब इसके बाद काफ़ी ज़्यादा घंटे बीत जाते हैं और अब तक जो रेचल है वो अपने घर वापस नहीं आई थी। अब रेचल की फैमिली के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शक करने वाली थी,
क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रेचल की फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी और इसीलिए वो अपने घर में अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सब चीज़ें शेयर करती थी। तो फैमिली को इतना तो पता ही था कि उनकी बेटी बिना बताए तो कहीं नहीं जा सकती। तो उन्होंने पहले तो जाकर डांस फैक्ट्री से पूछताछ करी, पर वहां पर से भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब वो जाते हैं पुलिस के पास और वहां पर उनकी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करते हैं। पर जो शॉकिंग या फिर सरप्राइजिंग चीज है वो ये है कि वहां की पुलिस को रेचल के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहां की पुलिस का ये कहना था कि आपकी बेटी बस 15 साल की है और ये एज में जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा जोश में होते हैं। तो कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो अपने पार्टनर या फिर अपने दोस्तों के साथ घर छोड़ के भाग जाते हैं और फिर 1 या 2 दिन बाद वो थक हार के घर वापस भी आ जाते हैं। अब पुलिस का इस तरीके का रिस्पांस देखने के बाद रेचल की जो फैमिली है वो एकदम सेटिस्फाइड नहीं थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो लोग खुद से ही रेचल को ढूंढने लगेंगे। तो अब सबसे पहले जो रेचल की फैमिली है वो जाती है मैनी के पास और मैनी भी उनसे यही कहता है कि लास्ट टाइम वो लोग शू स्टोर में मिले थे, जिसके बाद रेचल ने उसे ये कहा कि उसको एक जॉब ऑफर मिली है और जो ये जॉब ऑफर थी वो 1 दिन के अंदर ही उससे बहुत ज्यादा पैसे देने वाली थी। पर ये चीज सुनने के बाद जो रेचल की फैमिली है वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। अब काफी ज्यादा समय बीत जाता है और अब जो वहां की पुलिस है उन्हें भी ऐसा लगने लगता है कि शायद जो ये केस है वो थोड़ा सीरियस है। तो वो लोग इसी जॉब ऑफर के क्लू को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले रेचल के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया जाता है। अब जो रेचल है वो खाली 15 साल की थी और उसके पास डांसिंग के अलावा कोई ऐसी खास स्किल नहीं थी और इतना तो कंफर्म था कि 1 दिन के अंदर डांसिंग से वो इतना ज्यादा पैसा कभी नहीं कमा सकती थी। तो पुलिस का जो पहला शक था वो ये था कि कहीं रेचल प्रोस्टिट्यूशन में तो नहीं चली गई। तो इसके लिए जो पुलिस है वो आसपास के सभी प्रोस्टिट्यूशन हब में रेड मारती है, पर फिर भी वहां से उन्हें रेचल के बारे में कुछ नहीं पता चला। जो लोग भी इस तरीके के बिजनेस को रन कर रहे थे उन्होंने यही कहा कि हाँ, हम इस बिजनेस को रन करते हैं पर हम लोग माइनर गर्ल्स को हायर नहीं करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली फिर वो इलीगल कैटेगरी में आ जाएगा। अब पुलिस इस बात को मान तो जाती है पर फिर भी वो इस एरिया में थोड़ी बहुत नजर रखे हुए थे। अब इसके बाद काफी ज्यादा हफ्ते बीत जाते हैं और अब तक पुलिस को कोई भी मेजर लीड नहीं मिली थी। बट देन सडनली एक दिन रेचल की एक रिलेटिव सामने आती है और वो पुलिस से ये कहती है कि उसने रेचल को आखिरी बार एक मेट्रो स्टेशन में देखा था और वो किसी फीमेल के साथ थी, मतलब वही सीक्रेट फीमेल फ्रेंड। तो अब जो ये रिलेटिव है वो पुलिस की मदद करती है एक स्केच बनाने में और जो ये स्केच थी वो मैच करती थी कैरोलीन से। केस की आगे की इवेंट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक बार इस कैरोलीन के बारे में जानते हैं। तो काफी साल पहले रेचल की जो फैमिली है वो कैरोलीन के फैमिली के बगल में ही रहती थी। जो कैरोलीन थी वो रेचल से तकरीबन 5 साल बड़ी थी और कभी कभी वो रेचल की केयर टेकर का काम भी करती थी। अब इसके कुछ समय बाद रेचल की जो फैमिली है वो उस लोकेशन को छोड़ देती है और किसी और जगह मूव हो जाती है और यही थी कैरोलीन की हिस्ट्री। तो अब हम हमारे केस में वापस आते हैं। अब पुलिस को अपना प्राइम सस्पेक्ट मिल चुका था तो वो कैरोलीन से मिलने उसके घर जाती है, पर वो ये देखते हैं कि कैरोलीन का जो दरवाजा है वो अंदर से लॉक था। पर काफी बार डोर में नॉक करने के बाद भी जो कैरोलीन है वो अपना दरवाजा नहीं खोलती। तो अब पुलिस ज्यादा वेट नहीं कर सकती थी तो वो लोग दरवाजे को तोड़ देते हैं और घर के अंदर घुसते हैं और घर के अंदर वो ये देखते हैं कि कैरोलीन की बॉडी जमीन पर गिरी पड़ी हुई है। बॉडी को चेक करने के बाद ये पता चलता है कि वो मरी नहीं है, बस वो बेहोश है। तो कैरोलीन को इमीडिएटली ही हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और जो पुलिस है वो घर को अच्छी तरह से चेक करती है। अब जैसे जैसे कैरोलीन के घर को सर्च किया जाता है वहां पर से बहुत सारी ऐसी स्ट्रेंज और बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस चीजें मिलती है। अब इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। एक बार हम हॉस्पिटल जाते हैं जहां पर कैरोलीन को होश आ चुका था। होश में आने के बाद जो कैरोलीन है वो पुलिस का टाइम वेस्ट नहीं करती, वो अपना क्राइम कन्फेस कर देती है और वो ये एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने रेचल का खून कर दिया है और उसकी जो बॉडी है वो उसने उसके फार्म हाउस में दबा दी है।
अब पुलिस इस चीज को कंफर्म करने के लिए कैरोलिन के फार्म हाउस जाती है, जहां पर उन्हें जमीन के अंदर रेचल की बॉडी मिलती है। उसकी गर्दन में एक इलेक्ट्रिक वायर था और यही उसकी मौत का कारण था। तो अब हम फिर से एक बार कैरोलिन के घर में वापस जाते हैं और वहां पर से जो चीजें मिली उनके बारे में बात करते हैं। कैरोलिन के घर से पुलिस को बहुत सारे डायरी के नोट्स मिलते हैं, जो ये प्रूफ करती है कि वो अपनी जिंदगी में अपने लुक्स को लेकर काफी ज्यादा इनसिक्योर थी। बचपन से ही उसने अपने घर में अपने दोनों ही पेरेंट्स को झगड़ते हुए देखा था और अल्टीमेटली उनके डिवोर्स के बाद कैरोलिन अकेली हो चुकी थी। अकॉर्डिंग टू कैरोलिन वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी और बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव थी और इन्हीं सब चीज़ों के कारण उसे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाने लगा। उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लो जा चुका था कि वो किसी भी इंसान से बात ही नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसके कोई दोस्त नहीं थे। उसकी ज़िंदगी में लोनलीनेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था और वो अपने फादर से हमेशा हेल्प मांगती थी, पर कभी भी उसको अपनी फैमिली की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली। जिन भी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये कैरोलिन काफ़ी ज़्यादा समय से फेस कर रही थी, जिसके कारण वो अपनी ही ज़िंदगी से नफरत करने लगी थी। और ये सब चीज़ें धीरे धीरे ऐड होकर उसकी जो मेंटल हेल्थ है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। कैरोलिन के अकॉर्डिंग रेचल के पास वो सब कुछ था जो कैरोलिन हमेशा से चाहती थी। रेचल के पास एक बहुत लविंग, एक केयरिंग, एक सपोर्टिव फैमिली थी और कैरोलिन को इस चीज़ से अंदर ही अंदर जलन होने लगी थी। अब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मेजर करने का कोई भी यूनिवर्सल टूल तो है नहीं, पर कैरोलिन के अकॉर्डिंग रेचल बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो स्लिम थी, जिसके कारण वो अच्छे से डांस कर सकती थी और इसी के कारण वो ऑलमोस्ट सभी कपड़ों में फिट आ सकती थी और उनमें अच्छी भी दिख सकती थी। और इसी सुंदरता के कारण उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। तो अब जो कैरोलिन है वो एक एक करके रेचल की हर एक चीज़ कॉपी करने की ट्राई करती है। वो उसी तरीके की कपड़े पहनने की कोशिश करती है जो रेचल पहना करती थी, पर अब क्योंकि वो कपड़े एक 15 साल की लड़की के लिए डिजाइन करी गई थी, कैरोलिन उन कपड़ों में फिट नहीं आ रही थी। उसने रेचल की ही तरह मेकअप करने की भी कोशिश करी, पर फिर भी उसे वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे जो वो चाहती थी और इसीलिए वो कॉस्मेटिक सर्जरी भी करने वाली थी। और रेचल को लेकर जो ये ऑब्सेशन है वो तो तब बढ़ने लगा जब कैरोलिन ने अपना लीगल नेम चेंज करने की कोशिश करी। वो न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाकर एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहती थी, जहां पर उसका लीगल नेम रेचल होने वाला था। पर वो जितनी भी कोशिश कर रही थी अपनी इनसिक्योरिटीज को कवर करने के लिए, वो इन चीजों को सक्सेसफुली नहीं कर पा रही थी। और अब इसके बाद दो पॉसिबिलिटी सामने आ सकती है। या तो वो रेचल से इतना ज्यादा जल्दी थी कि उसने रेचल को खत्म करने के बारे में सोचा, या तो फिर वो मेंटली इतनी ज्यादा पागल बन चुकी थी कि उसे ऐसा लगने लगा था कि इस दुनिया में बस एक ही रेचल हो सकती है और अगर वो रेचल को खत्म कर देगी तो वो ही इस दुनिया की नई रेचल बनेगी। जिसके बाद वो अपना लीगल डॉक्यूमेंट्स का जो नाम है वो बदल देगी और कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू वो एक न्यू रेचल की जिंदगी जी सकती है। पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज में कैरोलिन का बस एक ही मकसद था और वो था रेचल को खत्म करना। तो इसी के लिए वो एक मास्टर प्लान बनाती है। वो रेचल को कॉल करती है और उसे एक फेक जॉब ऑफर के बारे में बताती है। और अब क्योंकि रेचल को ऐसा विश्वास दिलाया गया था कि वो एक दिन के ही अंदर इस जॉब से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकती है, तो वो कैरोलिन की बात मान लेती है। और इसके ऊपर से ही रेचल ने कैरोलिन को बचपन से ही देखा था, तो उसे कैरोलिन पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। तो वो इस जॉब के लिए कैरोलिन के घर जाती है, जहां पर कैरोलिन एक इलेक्ट्रिक वायर से उसका गला दबाकर उसका खून कर देती है, जिसके बाद वो रेचल की बॉडी को फार्म हाउस में दबा देती है। एनीवेज, अब हम इस केस के ट्रायल की तरफ बढ़ते हैं। कैरोलिन ने अपना क्राइम कन्फेस कर दिया था और सारे ही एविडेंस उसके अगेंस्ट में थे, जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसके ट्रायल की शुरुआत होती है। कोर्ट में उसे दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई जाती है, पर आगे चल के उसकी सजा कम हो जाती है और जनवरी 2015 में उसे आज़ादी मिल जाती है।
जाने से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यार इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज ना हो। तुम्हें बाहर से किसी भी इंसान की जिंदगी कितनी भी परफेक्ट क्यों ना दिखे, अंदर से वो इंसान अपनी ही प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। जितना आप अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में सोचते रहोगे, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते और कभी भी आप हैप्पी फील नहीं करोगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो यार उसके लिए बिग थैंक यू। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।